नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं उस्मान अब्दुल मजीद। हम इनका मुख्तसर तारुफ देंगे उस्मान साहब का। पहले उनको खुशामदीद बताएंगे। उस्मान साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। आपका शुक्र है कि आप आज तशरीफ़ लाए हैं। नाजरीन के लिए भी बताना ज़रूरी है कि उस्मान अब्दुल मजीद कुछ मुद्दत तक मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता रहने के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद उन्होंने 5 बल्कि 6 इलेक्शन उन्हें लड़े और 5 इलेक्शन में से असेंबली के थे, जिसमें से 2 उन्होंने जीते। 2002 का एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्राम बांडीपुरा और 2014 एज कांग्रेस कैंडिडेट फ्राम बांडीपुरा। और उसके बाद बीच में उन्होंने पार्लियामेंट का एक इलेक्शन भी लड़ा 1998 में, वो भी उन्होंने हारा और बाकी 3 इलेक्शन भी उन्होंने हारे, लेकिन 2 बार उन्होंने नुमाइंदगी की और 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हैसियत से भी काम करते रहे। उस्मान साहब, आपसे पहले जानना चाहेंगे आगाज़ में ही कि क्या ये बात सही है कि आप मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता रहे थे और क्यों रहे थे वाबस्ता? क्योंकि आप पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन किया था, तो नॉर्मली जो लोग जाते थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, विद सम एक्सेप्शंस। तो आपके जाने की वजह क्या हुई थी? मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हालात ऐसे बने बिकॉज मेरे फादर कांग्रेस के बड़े वो थे, कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे लेवल के। ब्रदर भी पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व होते। हमारा हमेशा वो नेशनलिस्टिक रहा है, माइंड रहा है, तो वहाँ घर में उसी का भी माहौल, उस तरीके का माहौल चला। तो उसमें ये था, जब ये मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ शुरू में, जब जल से जुलूस निकले, तो हमें बज़ाहिर घर में खौफ भी लगा। अच्छा। शायद ऐसा कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा टू सेव आवरसेल्व्स। वी 3 ब्रदर्स डिसाइडेड एक दिन कि वन ऑफ अस हैज़ टू गो। हमने डिसाइड किया था, छोटे मेरे बड़े भाई ने। रहते थे वहीं बांडीपुरा में? गरुरा? जी, गरुरा बांडीपुरा में रहते थे, क्योंकि उसमें उसके बहुत सारे पस मंज़र पीछे है, जहाँ हमें एक रिलीजियस पार्टी जो थी उनके साथ कहीं टकराव भी हुए कई बार। एक बार तो एक बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से। वैसा होगा पूरे कश्मीर में उन्होंने हमारे खिलाफ बदनामी की, हमारी फैमिली के खिलाफ की। ऐसे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो इसको बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुख्तसर में कहूँगा। मजबूरन फिर मेरे छोटे भाई को बोला, फिर मैंने कहा लेट मी वॉलंटियर मसला, आप उसको शादी कर लो। इट वॉज नॉट आउट ऑफ कन्विक्शन व्हाट आई हैव डन। मजबूरी थी वजह बहुत ज़्यादा उसका। फिर लास्ट में देखा जिसको बचाने के लिए हमने कोशिश की, उसको तो उनने मार दिया, बड़े भाई साहब को। उसको मार डाला? हाँ जी। 2 बार हमले भी किया ना। 2 बार उनने उसको, एक बार वो बड़ी मुश्किल से पैसे दे के अपने आप को बचा पाए। जिस 7 दिन के बाद 7वें दिन उसको मारना था, तो उन्होंने कुछ मेहरबानी कर दी। उन गुजर कम्युनिटी के कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कोर्ट। देन दे वर डिसआर्म्ड, और उनमें से शायद एक को उन्हें मार भी दिया कि आपने उसको क्यों छोड़ा। तो ये हालत है। तो ये हुई थी नो कन्विक्शन, मजबूर अपने आप को बचाने के लिए। फिर आप वहाँ पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चले गए ट्रेनिंग के लिए? जी। वहाँ तो आते ही मुझे। तो कहाँ से आप जाते थे ये लोग? ये तो सीधा बॉर्डर से गए, लेकिन ये उसमें मैं ये समझ 6-7 दिन का वो टोटल ये था कि लोग ट्रेनिंग करते थे। हालांकि मैंने बाज़ा NCC का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने टॉप कैंप किए, जैसे RDC रिपब्लिक डे कंटिजेंट, वो मैंने किया, जो कि टॉप, जिसकी बुनियाद में मुझे पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती भी हुआ था। तो आई डिड नॉट ज्वाइन। 90 के बाद या उससे पहले? 90 से पहले। उससे पहले ज्वाइन ही नहीं किया आपने? नहीं, आई डिड नॉट ज्वाइन। किस वजह से नहीं किया? पता नहीं क्यों। पहले कुछ टाइम में पढ़ाई में भी रहा, उस्ताद वगैरह, कुछ टाइम। देन आर्मी में जाने का शौक़ था, उसमें फादर डेथ हुए, जो ही मैंने एग्ज़ाम दिया, फादर की डेथ हुई 84 में। तो देन आई हेल्प। तो आप किस ग्रुप के साथ चले गए थे? ये स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट था, JKLF का ऑफशूट, स्टूडेंट विंग जिसको वो बोलते थे। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने आप को समझा शायद ये स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट है, इसी में अपने आप को फिट करूँ। तो वहाँ जब मैं देखा, वहाँ तो हालात ऐसे, वो सीधा बोला आप लिखो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैंने आई टोल्ड हिम लेट कश्मीर बिकम इंडिपेंडेंट फर्स्ट। तो वो बड़ा गुस्सा आया जब वो फॉर्म भर रहा था। कप्तान साहब था पाकिस्तान आर्मी का, तो उसने मुझे कलम फेंक के बोला जाओ करो कश्मीर को आज़ाद। तो आप लोग सरहद से गए थे? जी, पास। किस साइड से? कुपवारा से गए थे। अच्छा, सोपोर, कुपवारा, अपोर। यस जी, सीधा। वी वर 6 बॉयज, 6। तो आगे किसी कैंप में आपको लिया गया? आगे सीधा उन दिनों ऐसा माहौल था कि सीधा उनके वो राजा मुजफ्फर था, तो उनके घर पहुंचाया। अच्छा। अठो तो हम पहुंचे, अठोते से वहाँ कोई आधा पौना घंटे का रास्ता है उधर से वहाँ तक। बस में चले तो 8 मुकाम, सॉरी, 8 तो मेरे वही तो मैं सोच रहा था। एग्जैक्टली।
तो वहाँ से नीलम के दूसरी साइड then I waited पर 8 मुकाम है, yes, जहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है exactly, पाकिस्तान आर्मी exactly, की, बिल्कुल। exactly। तो वहाँ से आप चले गए? वहाँ से सीधा बस में बिठा के पहुँचे उनके पास, तो वहाँ फिर हाँ जितना JKLF असलफ था तो उनके ही घर में रहते हैं। उनने एक मैदान सा बना कर जहाँ उन्हें टेंट वगैरह लगे और कुछ बिल्डिंग्स हायर भी की थी, तो वहाँ रहे। उसको 2 महीने 2.5 महीने के बाद नंबर मिलता था ट्रेनिंग करने के लिए। फिर तो कितनी देर तक ट्रेनिंग करते ये थे? मुझे लगा कोई 4-5 महीने मुझे लगे वहाँ। अच्छा। उसके बाद 7 दिन का टोटल था। ये सिर्फ सिखाते थे कि बंदूक इस तरह से चलानी, या हाँ, ब्रेन वॉश भी करते थे? सुसाइड। नहीं, कोई इसमें कोई ये वो जो शाम को जब जिसको हम कहते कल्चरल NCC में हम इसको बोलते शाम को कल्चर प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन होता था, कोई गाता था, वही दे यूज्ड टू डिस्कस आज ब्रेन वॉश पीपल। अच्छा, तो वहाँ पे बताते थे कि हाँ, ज़्यादती है, आज़ादी के लिए बंदूक उठानी। 7 आदमी एक ग्रेनेड फेंकते थे। अच्छा। प्रैक्टिस में। अच्छा। एक लॉन्चर 20 आदमी फेंकते थे। तो आप खुदकुशी नहीं था तो और क्या था? तो इसमें मरना ही मरना था एक साइड। 100%। इट वाज सुसाइड फ्रॉम। तो कितनी देर आप वहाँ पे रहे? आई थिंक कुल मिला के 4 से 5 महीने तक कोई वैसा था जो ये सारी आपकी तरबियत वहीं मुजफ्फराबाद एरिया में हुई या आप पाकिस्तान? नहीं, वही 7 दिन का। बाकी हम शेख रशीद साहब के ज़मीन में रहे, उसको जंग बोलते हैं, वहाँ कुछ टाइम वहाँ रहे, बिकॉज JKLF was not respected या SLF to that extent। मुझे अब्दुल्ला दवाजा ने भी बताया है कि शेख रशीद ने एक सेफ हाउस रखा था जिसमें हम लोग जाते थे। ब्रिटिश से पहले वो बताते वो लाहौर, ये इसमें ये लाहौर नहीं बल्कि इस्लामाबाद से बाहर है वो जंग जगह। जी हाँ। तो वहाँ उनके वो अंडरग्राउंड बाग्स बने, रावलपिंडी एबटाबाद रोड पे। एग्जैक्टली। अच्छा। तो वहाँ से वहाँ लेके वहाँ रखते थे और वहाँ थोड़ी बहुत कसरत कराते थे, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। तो फिर आप लोग वापस आए। वापस आने के बाद क्या किया फिर? वापस आने के इमीडिएटली पता चला कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये चीज़ें बदल गई है। ये 90 में ही आप गए थे? हाँ, इट वाज जून में वापस आ गए। तो किस ग्रुप इसी के साथ रहे, स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट? यस। जो ये थी ताहिर मीर और मोहम्मद सलीम, इनकी जो चलाते थे। हिलाल अहमद बेग। तो जो खुद वो बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चीफ ताहिर पढ़ा हुआ था, पढ़ा लिखा, वो पढ़े लिखे थे। हाँ, ही वाज पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें जिस वक्त ये आप, हालांकि उस वक्त शायद थे पार जिस वक्त ये कार्रवाई यहाँ पे हुई, 6 अप्रैल 1990 को HL खेरा जो जनरल मैनेजर थे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, that time it has happened। हाँ, no, by the time I was here only। उस वक्त आप यहीं पे थे? उस वक्त तो मैं इसके साथ था ही नहीं। उस वक्त ये तो 90 के उसमें हुआ ना, शुरू में। ये अप्रैल में 6 अप्रैल को वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर I think that time I was not here। मैं शायद उधर था POK में। आप चले गए थे? एग्जैक्टली। तो उस वक्त ये जो बड़ी जो किडनैपिंग, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, जैसे कि मैंने बता दिया, प्रोफेसर मुशीरुल हक जो जायद आलिमी दीन थे और वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी, कई बुक्स के मुसन्निफ थे, उनके साथ अब्दुल गनी जरगर जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। और उसी दिन इनसे पहले जुमा 6 अप्रैल को ही HL खेरा जो जनरल मैनेजर थे हिंदुस्तान मशीन टूल्स के श्रीनगर के, तो उनको किडनैप किया गया था। 10 तारीख को इनकी लाशें छोड़ी गई जब इनके मुतालबे मंजूर नहीं किए सरकार ने उस वक्त। तो इसके बावजूद भी आपको लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलना चाहिए? वो तो उस वक्त में फंसा हुआ था, पार था, और मैंने पहले ही बोला मुझे कि मैं किस मकसद से गया था, डिपेंड माई फैमिली, नथिंग एल्स। और ये अनफॉर्चुनेट, देखिए मैं आपको बताऊं, हर चीज़ का एक रोड मैप होता है। क्या आपको लग रहा है इसका रोड मैप था? हमने सब कुछ अंडर एस्टिमेट करके, जो लोग इसके बानी थे, जो लोग इसको चला रहे थे, सब कुछ अंडर एस्टिमेट के हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखा नहीं कि हमारा अंत क्या होगा और हमारा कहाँ स्टॉप है, कहाँ रोकना है, कहाँ जाना है, और किससे आप बात करते। ये सब दे ऑल वर रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली। ये सारा एक अंधेरा रास्ता। कुछ इनसे बात करके ना आदमी को डर लगता। आई वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट फॉर यहाँ श्रीनगर में फॉर 8 months। मुझे 8 महीने बंद रखा यहाँ। किन्होंने? इन्होंने कहा, जस्ट मैं वो बोल रहा था ये ऐसा नहीं, जो हम जा रहे हैं हम खुदकुशी के रास्ते पर, मतलब बोलना नहीं, मेरी पार्टी सिर्फ काम करना है। किसी को पता ही नहीं था, बस ऐसे ही जुर्म बेगुनाही में लोग मरते थे। फ्रॉम ऑल दिस आई डू, दोज हु हैव जॉइन्ड इट, दे वर नॉट नोइंग कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या, हम क्या कर रहे हैं।
1 साल के बाद जिस वक्त शायद आप यहीं पे थे 1991 में, तो उस वक्त भी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स की के दुरईसामी जो थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नाहिद सोज जो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की बेटी हैं अभी भी माशाल्लाह, तो इन लोगों को इस वक्त ये किडनैप किया गया और मुतालबे वही किए गए। उन्हें तो मारा नहीं गया, लेकिन उनके बदले में कुछ मिलिटेंट्स को वहाँ पर करवाया गया। तो आपको भी इसमें छोड़ा गया? हाँ हाँ। तो आप कहाँ पे थे उस वक्त? जब ये था डॉक्टर दर असंदर जी, और जिनका राजबाग में वो क्लिनिक हुआ करता था, आई थिंक सो। ये अपने चीफ सेक्रेटरी गुलाम रसूल साहब शेख साहब के बेटे शेख फयाज साहब जो अभी रिटायर हुए कमिश्नर सेक्रेटरी। तीन थे, एक लेडी भी थी शायद, कोई आई डोंट रिमेम्बर, लेडी था कोई, 3 था, एक था ना, और शायद डीसी रह चुके हैं मिस्टर रैना। मैं बाहर था, मैं एक दिन आई वाज अप्रेंडेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसके 28 दिन के बाद मुझे उन्होंने छोड़ दिया। आर्मी इसमें नहीं थी, वो नहीं थे कि मुझे छोड़ के हम आपको यहीं से छोड़ देंगे, बिकॉज नोइंग माय बैकग्राउंड बाय द टाइम उनको सब पता था। आपको इनके मुआवजे में नहीं छोड़ा गया, एक्सचेंज में नहीं छोड़ा गया? हाँ, उन्होंने मेरी पार्टी ने प्रेस किया, दे वर सो एनाइड उनसे कि उन्होंने किसको अगवा किया गया था जिस तक आपको छोड़ा गया? उस वक्त उन्होंने किया था, हमें 5 लोग छोड़े गए थे। दुरईसामी को? नहीं, दुरईसामी तो पहले का था। इसके बाद ये उनने एक राणा साहब, डॉक्टर दर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो थे शायद, उसके डिप्टी डायरेक्टर कुछ रिटायर्ड था शायद, वर्किंग आई डोंट नो वो सर्विस में था या नहीं था, और वो कश्मीरी पंडित फयाज साहब, बाप की वजह, बाप उनका चीफ सेक्रेटरी था जी, तो उस वजह से जब वो किडनैप किए तब मैं बिल्कुल ये था, बाहर था जी। और शेख गुलाम रसूल साहब ने मेरे घर में भेजा कि इसको, आई ट्राइड माई बेस्ट कि उनको मुलाकात कराओ, उनको ये कराओ, तो बट आई फेल्ड समहाउ। उसको बेटे को दिखाया गया, वो मेरे घर में आए कि कुछ करो, क्योंकि एक बार मैंने नईम साहब को भी ऐसा किया, नईम साहब को भी प्रॉब्लम थी, वो भी इसको मारना चाहते थे, तो मैंने उसको उसमें सैलिसी की उसको बचाने, बिकॉज ही इज एज एन एल्डर ब्रदर, मेरे गाँव का ही है। कौन? नईम साहब, नईम अख्तर साहब। हाँ, एक ही गाँव के हैं ना जी, दोनों गुरुरा के रहने वाले। तो फिर वही उसके बाद वही उसी एक्सचेंज में मुझे छोड़ा गया। आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं भी जेल जाऊँगा, बट फोर्सेस नहीं चाहते थे, पुलिस नहीं चाहता था कि मैं इसमें रहूं ज़्यादा, दे वांट टू टेक मी आउट। तो वापस आने के बाद डिक्लेयर भी मुझे नहीं फिर आप अगेन वहाँ पे चले गए स्टूडेंट्स लिबरेशन इसके साथ। इस वक्त तो ये बन गई थी मेरे ख्याल से इख्वान मुस्लिमीन, यस जी। देन सडनली वो फिर ये हुआ कि उनको मेरे बारे में डाउट शुरू हुआ कि शायद फोर्स के साथ मिलना है, विच वॉज नॉट देयर, और मैं बातें ऐसे करने लगा, उन्होंने लगा कि इसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो उन्होंने मुझे फिर 8 महीने श्रीनगर में, मुझे और उस वक्त कोकबरे भी बंद था 8 महीने, हम 2। अच्छा, हाँ, बंद कहाँ था? श्रीनगर में। हमें एक लड़के के हवाले, वो हमें दाएं बाएं अपने घरों में लेता। अच्छा, हम भागते भी कहाँ, भागते तो घर वाले टारगेट। मतलब आप दोनों इनकी तहवील में थे दोनों? 8 मंथ्स, कोकबरे भी और आप भी। उसके बाद मुझे ने वापस कहा कि आप वहाँ पार जाओ जी। तो आप गए फिर या नहीं? आई वॉज देयर फॉर 2 years। अच्छा, 2 साल, फिर इसके बाद चले गए? वही तो लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरे घर पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया, तो जिस वजह से आप इनसे अलग हो गए। लड़ाई। तो वहाँ पे क्या उन्होंने किया, आपके साथ क्या सलूक किया? ISI चीफ के साथ मेरी, वो उस वक्त लियाकत शाह कुछ शाह था उनका नाम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, और वो एक और शाह था, ही वाज मेजर जनरल ISI का, ही वाज लुकिंग आफ्टर द डेस्क ऑफ J&K। तो वहाँ मैंने कहा व्हाट इज योर पॉलिसी, आप कैसे कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हु द हेल आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, आप ये सवाल नहीं? जहाद कौंसिल का वाइस चेयरमैन था, यूनाइटेड जहाद कौंसिल। अच्छा, तो उन्होंने कहा ऐसे ही बोला, हु द हेल आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या बोला? मैंने कहा जनाब हम तो कश्मीरी है, हम जानते हैं अपने माँ बाप बहन भाइयों की तनहाइयाँ, हम जानते हैं वो किस तरीके की इस मुसीबत में है, एंड वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर पीपल, वी हैव एवरी राइट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज वी आर फाइटिंग, वी आर बीइंग किल्ड, वी आर बीइंग टारगेटेड, बिकॉज आप। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो हमने वॉकआउट किया। उसमें ये किस जगह की बात है? ये चकलाला में, हेडक्वार्टर में। चकलाला पाकिस्तान? यस, उनके हेडक्वार्टर में। अच्छा, तो वहाँ फिर 13 ऑर्गेनाइजेशन जो थे यूनाइटेड जहाद कौंसिल के, उसमें वाइस चेयरमैन था मैं, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वाज कॉल्ड। तो ये मीटिंग एक हो रही थी वहाँ? हाँ, मीटिंग हो रही थी। तो फिर उसने 3 घंटे लगे उनको मनाने में हमें। अच्छा, एक्सेप्ट मजीद डार थे या सलाउद्दीन साहब, दोनों में से एक था, सलाउद्दीन था या मजीद डार, दो में से एक ये था, ये नहीं निकला। एक मिस्टर
वो इसका था हिज़्बुल मोमिनीन का, मुझे इसका नाम नहीं है, याद नहीं है, वो था हिज़्बुल मोमिनीन। उस्मान? नहीं, उस्मान नहीं, कुछ उसका नाम और है, वो भी इसका ऑर्गेनाइजेशन में था। ये दो प्लस MGF का शायद इरशाद अहमद जो एडवोकेट, और जो 4 आदमी नहीं निकले, बाकी हम 9 तो निकल गए। फिर उन्हें मना करके, तो मैंने कहा माई क्वेश्चन इज सेम, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर पॉलिसी। तो उसने कहा यू वांट टू नो, इट इज प्रिक एंड ब्लीड। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एंड डोंट प्रिक इट सो डीप, इन रिटेलिएशन इंडिया इज गोइंग टू अटैक अस। दीज आर द वर्ड्स आई फुली रिमेंबर दैट। मतलब उतनी कारी जरूरत नहीं लगानी है। मैंने उसको कहा इसका मतलब ये कोबरा है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, यू हैव गिवन अस अ निडल, वी प्रिक इट, it turns its head towards Kashmir. It's 4, 5, 10, 20 a day. The moment it comes to again we prick it. मैंने कहा I don't think this is acceptable. This is our policy, that's all. फिर उसके मेरे भाई को यहाँ उठाया, तनवीर डार था उस वक्त, तनवीर यहाँ का, तनवीर इस्लाम उसका नाम है, पता नहीं नाम क्या असली, वो बडगाम का, उसके बहनों को मारा, मेरे भाई को बांध रखा, बड़ी मुश्किल से लोकल वोट और जो मिलिटेंट्स वगैरह इन्फ्लुएंस करके, तो उनको वो जान बचाने में कामयाब हो गए। तो कि आप माफी मांगो। आपके भाई की हलाकत उसके बाद हुई, इस वाक़े के बाद? उसके बाद, उस वक्त तो आपको लग रहा है इसी वजह से? इट वाज ये, एक तो ये था कि आप माफी मांगो जनरल से। आपकी, हमने कहा मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों मैं थोड़ा, आई एम नॉट ए सोल्जर। तो फिर हम निकल गए, भाग गए। मुझे एक लोकल वहाँ था ISI का, हिज नेम इज़ कर्नल असद, उसको नाम से मानते थे, और उस वक्त उसका नाम था कर्नल फारूक रिटायर्ड। दैट टाइम कर्नल असद, यू नो, उसने तो फाउंडेशन इसमें डाली विद द हेल्प ऑफ जियाउल्लाह के वक्त में। तो वो बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, उसके साथ मीरपुरी था, उसके साथ बात करने में, सियासी बात करने में, और जम्मू कश्मीर, इंडिया विज़ाविज़ इंडिया पाकिस्तान बात करने में बड़ा मज़ा आता। तो उसका भी इसमें रोल था ऑपरेशन टोपैक का खाका खींचने में जनरल ज़िया-उल-हक के टाइम? हाँ जी। तो उसने ये कहा कि सब कुछ गुनाह हुआ, हम हमारे से खून हो रहे हैं, दीज आर हिज वर्ड्स। तो इस गुनाहों में मैं अभी, हमें नहीं पता था ये मुसीबत ऐसा होगा। तो फिर उसने मुझे कहा यू लीव दिस प्लेस बिकॉज दे आर आफ्टर यू। दैट टाइम ही वाज लुकिंग एज रिटायर, ही वाज लुकिंग विद द कराची डेस्क मीन्स रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर ISI। तो वहाँ से फिर उनके साथ उन्होंने मेरे मैनेज करके पासपोर्ट वगैरह करके निकाल दिया कराची से बांग्लादेश, देन बांग्लादेश से नेपाल। जो ही मैं नेपाल पहुंचा तो अच्छा, अब बाय एयर आई कराची से कहाँ? बांग्लादेश, ढाका? दूसरी बार मैं थोड़ी बॉर्डर गया, दूसरी बार मैं गया वह बांग्लादेश। अच्छा, यहाँ से? हाँ, जब मैं गया ना यहाँ से, पासपोर्ट पे गए? पासपोर्ट पे गई। तो उन दोनों मिलते थे पासपोर्ट? नो, मैंने उधर हैदराबाद का पासपोर्ट मैनेज कराया था, वहाँ अनवर के नाम से। अच्छा, मतलब किसी और नाम से? किसी और नाम से, अपना फोटो चेंज, जिसको PC बोलते हैं, फोटो चेंज। उन्होंने तो पासपोर्ट ऐसे था, इतना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, तो बड़ा वो ऐसा टूटा फूटा पासपोर्ट, बड़ी मुश्किल से मैं बांग्लादेश में रहा 10 दिन का उनने वीज़ा दिया था वया जसोर बॉर्डर, जसोर ही बोलते हैं ना वहाँ का, सोनाली तो ये है इधर नेपाल वाला। तो वहाँ से गए, तो जब वहाँ 10 दिन ख़त्म हो गए, हमारा वहाँ का पासपोर्ट नहीं बन रहा था, पासपोर्ट ठीक नहीं, बिकॉज वी वर सपोज टू फ्लाई टू ढाका टू थाईलैंड। तो उसमें बैंकॉक, यस। तो उसमें वो बड़ी मुश्किल से मैंने 20 दिन का एक्सटेंशन किया, वो नहीं दे रहा था, कहता है ये पासपोर्ट, आई एम डाउटफुल अबाउट दिस पासपोर्ट। मैंने कहा मैं ही हूँ, अच्छा मैं दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से किया। तो सो ये था। उसके बाद फिर रिमेन्ड इन POK। तो पहले आप ढाका से बैंकॉक चले गए? नहीं, फिर हम सीधा गए यहाँ से इधर कराची, ढाका से कराची सीधा फ्लाइट। तो उसके बाद फिर इन्हीं लोगों से मिले जिन, हाँ नेचुरली, वो हिलाल बेग था, बाकी थे देवर वेंटेड, इन सब लोगों से मिले। सब, हिलाल बेग तो मेरे साथ ही था उस वक्त, वजन ढाका, वहाँ से इकट्ठे निकले। तो वहाँ से आने के बाद 2 बार बस दिया, वहीं तो लड़ाई झगड़ा होने, 2 बार निकाल दिया। हाँ। जब आप 2 बार वहाँ से वापस आए तो इसके बाद आप नेपाल पहुंचे मिलिटेंसी के साथ। मैं बताऊं, बाय द टाइम आई वाज आउट, फेड अप एंड आउट ऑफ, आई वांट टू बी आउट ऑफ इट, बिकॉज मैंने इसका तह देखा था। ये सब है कश्मीरी का बेगुनाही में खून बह रहा है, और कोई फ्यूचर कुछ नहीं है, हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद है। वी आर फाइटिंग द वॉर ऑफ पाकिस्तान, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। उनके आपस के डिस्प्यूट्स के उनने हमें बीच में इसमें ठोक दिया कि हिंदुस्तान किसी कंडीशन पे आ जाए तो कश्मीरियों को बीच करके, वो नहीं था उनको कोई हमदर्दी के, हमें आज़ादी मिले, हमें कुछ मिले, वो उनको भी पता था इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी जानता था ये लड़ाई हम
फजूल की हम सिर्फ जान गंवा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं इस जगह को। तो फिर वहाँ से आके नेपाल से 19 ISA के चीफ ने मुझे खुद फ़ोन किया, यू कम बैक, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अब तो ये छोड़ेंगे, अब तो पक्का मार देंगे मुझे। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। देन आई स्टार्ट चेंज माई माइंड। फिर मैं कुछ गया, कहीं से बैठा, वापस आया, तो फिर मैंने बाय द टाइम थिंग्स यहाँ बदल गए थे। तो उसी बीच में आप इससे मिले, कोका परे से। एग्जैक्टली, बिकॉज कुछ मोहम्मद यूसुफ परे और जमशेद शिराजी और कोका परे, जिन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन इख्वान बनाया था, इख्वानुल मुस्लिमून, उसकी हल्की सी बुनियाद हो गई थी इख्वान की। जी हाँ। क्योंकि उनके, और एक बार मैंने यहाँ भी बोला था ISA के चीफ को, मैंने कहा इन फाइटिंग की वजह से आपने बेगुनाहों को मारा, कि आप जंग करते हो इस्लामी तर्ज पे, आप दूसरे काफिर हैं। मैंने कहा इस पे जो लड़ाई लड़ रही, इनफैक्ट इन फाइटिंग चल रही है, और प्लस यहाँ आपने शरई अदालतें बनवाई, एक खास पॉलिटिकल पार्टी की, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की शरी बोर्ड, शरी अदालतें बनाई, जंगल काटने के लिए वो भी परमिशन देते हैं। किसी को कोई डिस्प्यूट हो उसमें वो टांग लड़ाते, और वो देखते थे कि हमारे हम ख्याल को, दैट्स ओपन स्टोरी हियर इन कश्मीर, व्हाट हैज हैपेंड, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पूरे कश्मीर। तो वो दूसरा बाकी तंजीमों को ख़त्म करते थे, वो डायरेक्शन उनको पाकिस्तान से थी। अच्छा, उनका कंट्रोल उधर था। पाकिस्तान का नाम लेने वाला ही रखो, ये मत रखो बीच में जो कहेगा आज़ादी वगैरह फैक्टर। तो उनको साफ खुद ही करते रहे, हिज़्बुल मुजाहिदीन उनको साफ करता रहा। अच्छा। इनफाइटिक्स रोज़ होती थी आपस में यहाँ, और औरतों के डिस्प्यूट्स में हमने हिस्सा लिया। पर्टिकुलरली इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व हो गई, वो अपने इसको पॉलिटिकल डिज़ाइन से चला रही थी। उनको लग रहा था कि हमारे हाथ में लाठी आ गई, और उससे इतने अवाम तंग हो गए। वही इख्वान की फाउंडेशन का बाइस है, यस। तो फाइनली जब ये आप इनके साथ मिले, कोका परे से और जावेद शाह जो दूसरे थे, और इसके बाद क्या ये बात सही है कि आपको इंडियन आर्मी ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वक्त सपोर्ट दिया, और आपको ये लगा कि वाकई तौर पर हमें मिलिटेंसी के खिलाफ काम What I have seen for 6 months, it was spontaneous. It was not sponsored by anybody. For the first 6 months. 6 months. And after 6 months came to know who is doing that. 95 में. It is 94 की बात. 94. मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि उसके बाद पता लोगों को चला कि somebody is doing our job. फिर वो टच में आ गए जब ये बड़ा हो गया, क्योंकि कई लोग जो इनफाइटिंग की वजह से, इट स्टार्टेड फ्रॉम मिस्टर मंजूर नाबादी, अल्लाह उनको जन्नत, सबको जन्नत नसीब पहले करे, क्योंकि जुर्म बेगुनाही में मारे, चाहे इधर मारा, उधर इस साइड में मारा, इस साइड में मारा। देवर नॉट, मारने वाले को भी पता नहीं है मैंने किस लिए मारा, और मारने वाले को भी पता नहीं कि मुझे किस लिए मारा गया। तो ये उसमें उसको मार पे उन्होंने थोड़ा सा हिज़्बुल मुजाहिदीन पे अटैक किया, और आपस में 3 मरे, उसके बाद 9, 7 या 9 ग्रोही तसादुम शुरू हो गया। इन अदर वर्ड्स देन ट्विस्ट हो गया किसमें, ग्रोही तसादुम तो पहले हो रहे थे, लेकिन उस वक्त कोका परे साहब को जन्नत खुदा नसीब करे, उसके ग्रुप ने इसके खिलाफ बड़ा सख्ती से स्टैंड लिया। एंड देन अल्टीमेटली उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, पीछे कौन था इनके? उस वक्त हाजिन में रहते थे तो उस वक्त उनका अपनी स्ट्रेंथ थी, बट लोगों ने देखा तो कुछ कर नहीं रहे थे ना। मैंने एक दिन देखा, एक दिन SLF और आपस में शायद हिज़्बुल मुजाहिदीन की आपस बाटी पर लड़ाई हो गई। सिक्योरिटी फोर्स तमाशा देख रहे जब तक लड़ाई का अंत हुआ, बिकॉज दैट वाज इन देयर फेवर। उन्होंने कहा लड़ने दो पहले, उसके बाद हम देखते हैं। द मोमेंट इट वाज ओवर, मीटिंग वगैरह, तो उन्होंने रेड शेड कर दिया, वो कर दिया। तो यही तमाशा, यही तो उस वक्त भी हुआ। फिर दे गॉट इन टच विद द पीपल, विद द आर्मी, BSF एंड द एजेंसीज, एंड देन इट वेंट टू द आर्मी। फिर आर्मी के उसमें और पुलिस के उसमें, क्योंकि जावेद शाह जो था वो तो पुलिस का था, कोका परे साहब का तो ज़्यादातर आर्मी के साथ था। ये मेरी उससे मुलाकात हुई, व्हेन आई वाज सिटिंग एट होम, बैठा था, छोड़ दी थी सब कुछ। इनफैक्ट रादर मैं एक सियासी लीडर के पास भी गया, मैंने कहा आई वांट टू डू सम बिजनेस नाउ, बिकॉज वट एवर टाइम आई हैव गिवन इट, आई हैव गिवन माई टाइम। कोई जहाद कहे, कोई फ्रीडम स्ट्रगल करे, जो भी नाम इसको दो, बट फॉर मी इट वॉज नॉट जहाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज नेवर एंड इट विल नेवर बी अ जहाद। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो उसके डेफिनेशन ही अलग है। इख्वान, जब इसका इख्वान का वजूद यहाँ पे आ गया, मतलब इसकी फाउंडेशन डाली गई, तो आप इनके साथ काम करते रहे या आपने एक अलग से कोई पार्टी? नो, उस वक्त मैं बस साइलेंट। देन अंडर देवर सम सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से मैं कोका परे साहब को मिला, वहाँ से बात की, एंड देन आई टोल्ड हिम व्हाट यू, मैंने अपने दिल, मैंने कहा डोंट बी लाइक मिलिटेंट्स नाउ। तो 1.5 साल उनके साथ रहे आप? वो तो फिर उसके बाद हमने तुरंत पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अवामी लीग। यस, नो, हमने बनाई थी उस वक्त कश्मीर लिबरेशन काउंसिल वाली पार्टी। अच्छा। उसी को हमने हाईजैक किया था। कौन सी?
वो जो उस वक्त का इखवान जिसका मिस्टर शाहीन जो मारा गया था वो था उसका प्रेसिडेंट लास्ट में, तो उसको हमने हाईजैक करके हमने केएलसी के नाम पे पार्टी देन अवामी लीग बनाई दिसंबर 95 में। तो हमने कहा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, अल्टीमेटली इट इज़ पॉलिटिक्स व्हिच मैटर्स। यह हक़ाइक़ हैं कि जो प्रो पाकिस्तान प्रो आज़ादी मिलिटेंट्स थे तो उन्होंने कत्ल गारत कई जगहों पे किया, उनके खिलाफ इल्ज़ामात थे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह की। लेकिन दूसरी साइड से जब कोका परे की ऑर्गेनाइजेशन ने और उनके साथियों ने जब हिज़्बुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तो इसमें भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बहुत शिकायत आई। कई बार जो उनके मुखालिफिन थे इंक्लूडिंग सैयद अली शेख गिलानी वो रेफ़र करते थे कोका परे को इस बयान को जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि इंडिया टुडे को शायद कि हमने 2000 लोगों को वो बताते हैं प्रो पाकिस्तान मिलिटेंट्स को हमने मार डाला है। क्या आपको कहीं पे लग रहा है कि इसमें बेगुनाह लोग भी मारे गए या आपको लग रहा है कि सिर्फ कॉम्बैटेंट्स मर गए? देखिए, और अगर बेगुनाह मर गए तो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहते, कोई अफसोस इस पर है? मैं फयाज साहब एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, इधर हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर गुड पीपल एंड बैड पीपल, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, बीएसए हो, पुलिस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में। और जब इलीगल गन आपके पास है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो आपका एक्स्ट्रा ताकत आपके पास है, मिलिटेंट्स डिड लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इखवान पैदा हो गया। और इखवान में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसी गलतियां की, दे वर पनिश्ड। वो तो या जेल में या मारे गए, कहीं तो इनमें जेल में है। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूं अगर उस वक्त इखवान मूवमेंट नहीं होती शायद हालात इस वक्त नहीं होते। बहुत ज़्यादा कत्लगार, मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान की से ख़त्म हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान हमारे कंट्री के रूट्स बहुत ही कमज़ोर हो गए थे बाय द टाइम। यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन जो इंडियन इंस्टीट्यूशन जिसकी पहचान थी दे वर नॉट एग्जिस्टिंग। बिकॉज आप गवर्नर रूल में देखो ना, फारूक साहब भाग के गया, वो छोड़ के गया, इतने हालात हो गए और गवर्नर के हाथ में कुछ था ही नहीं। एवरी इंस्टीट्यूशन टर्न टू दैट साइड। वो दूसरी बात है, हम पॉलिटिकल एंगल से अगर इसको देखें तो एक पस मंज़र है इसके पीछे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने आउटब्रेस्ट किया कि नो वी आर नॉट, दिल से हिंदुस्तानी नहीं है, दिल से कहीं और है। बट सर्कमस्टांसेस वर क्रिएटेड लाइक दैट पॉलिटिकली, जिसकी वजह से कौम ने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया। वो विजन हमारे सियासतदानों को नहीं था, बिकॉज अगर उनने शुरू से 1947 या प्री 1947 से एक विजन से काम किया होता, जम्मू कश्मीर के आवाम इस वक्त इस हाल में नहीं होती। दे डिड इट टाइम टू टाइम। इसी लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये जब हुआ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैंने दुनिया के मोमेंट्स को अगर हम देखें, जहाँ जहाँ किसी ने किसी को स्पॉन्स किया है उसकी फेट गलत रही है, ख़राब हो गई है। यहाँ भी यही है, ये किसी की ईमा पे चल रही थी ना, ये आपके और मेरी दिमाग से नहीं चल रही थी। जहाँ हम आके बात करते, क्योंकि हर लड़ाई का ये होता है वी हैव टू कम टू द टेबल। कुछ चीज़ नाराज़गी दिखा के चीज़ों का समाधान कहाँ निकलता है जब बातचीत। लेकिन वो दिमाग तो निकाल के दिया गया था ना कश्मीरी कौम का कि उस तरफ मत जाओ। जितनी देर भी आप कोका परे और जावेद शाह के साथ रहे, इस बीच में आपका कोई तसादम हुआ हिज़्बुल मुजाहिदीन या जमात इस्लामी के लोगों के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो पाकिस्तान और आज़ादी की बातें करते थे, जिसमें आप खुद थे बंदूक लेकर के क़यादत कर रहे थे, कोई ऐसा वाक़या हो? नहीं, मेरी तो अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं मिली, क्योंकि देयर वर पीपल हु वर विद द आर्मी और जावेद शाह साहब के लोग तो उसके साथ थे, पुलिस के साथ, दे वर डूइंग इट कार्डर्स। वो लोग करते थे। तो आपका क्या रोल था उसमें? मेरा रोल था ओनली जस्ट आई यूज्ड टू टेल देम डू गुड, जिसकी वजह से एक बार मेरे ऊपर उन्होंने फायरिंग भी की। हमारे उस वक्त के इखवान के लोगों ने मेरी गाड़ी पे, अगर मेरे पास वीपी गाड़ी नहीं होती जब मैं इलेक्शन लड़ा था 96 में, शायद वीपी जिप्सी, शायद मैं ख़त्म मर जाता। इसीलिए कि आई यूज्ड टू टेल देम डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू फेस टुमारो पब्लिक। मैंने कहा लॉन्ग रन में नहीं है, हिंदुस्तान में
इस डेमोक्रेटिक सेटअप में आपके गन का कोई वजूद नहीं है, इट हैज़ अभी कुछ शोरिश है, अल्टीमेटली ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही हुआ, तो वो कहीं उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनने मेरी गाड़ी पे फायरिंग की। तो ये बात सही है कि बंदूक बरदारों के अलावा जो बाकी लोग थे, जो नॉन कम्बैटेंट्स थे, चाहे वो जमात इस्लामी के हो या उनके दूसरे हमदर्द हो, इनको भी शिकार किया गया। कई वाक़ात ऐसे हुए, जैसे कि अगर आपको याद होगा कि 96 से 2002 तक जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उसमें एक बार ऐसा वाक़ा हुआ कि आपका जो लहरवाल पोरा है वहाँ पर एक हांजी की जो बीवी थी, वहाँ पे इख्वान के लोग वहाँ पे चले गए, तो उन्होंने उसके सर पे कुछ मारा, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गई। उसको सवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पे दाखिल किया गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। असेंबली में जब इस पर शोर मचा तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद चले गए वहाँ पे हेलीकॉप्टर में। जावेद शाह को भी उन्होंने साथ ले लिया। जावेद शाह साहब ने ही वो बात उठाई थी उनके साथ। उसने भी, इट वाज फाइट बिटवीन मिस्टर कोकोपारे साहब और मिस्टर जावेद साहब जी। इन दो के आपस की लड़ाई की वजह से वो डिस्प्यूट बना, आपस में पता नहीं तू मैं हो गया दो घरों में जी। अब लोग में देखिए, मैं कभी लिखता हूँ हिस्ट्री में, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जो आप विटनेस हैं वो आप उसमें कलमबंद नहीं कर पा रहे हो। ये पूरी दुनिया में ऐसा है कि उसको शायराना अंदाज में, रोमांटिक अंदाज में, विंडिक्टिव तरीके से, अपने दिमाग तरीके से उस चीज़ को आप किताब में डाल देते हो। लेकिन जो वाक़ा होते हैं ना, वो घूमते हैं ज़बान टू ज़बान, वो हवा में जाते हैं। वो कोई आपको पुरानी वाले इंसान मिलेगा, वो आपको बताएगा फलास आदमी ने उस दिन क्या किया था। तो विटनेस पता नहीं है उसको, तो उन्हें पोलिटिसाइज किया। उसके बाद वो जेल भी रहे, काफ़ी देर तक जेल रहे, मेरे ख्याल में कुछ 11 या 12 साल भी जेल रहे। लेकिन अगर मैं उसको, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट मोर। मतलब इस किस्म के वाक़ात हुए जहाँ के देवर पुट बिहाइंड द बार्स। जिस वाक़े को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी मुकर्रर की गई, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला, इन्होंने इसकी तहकीकात कर ली और वही बातें साबित हो गई, जिसमें यह बताया गया था कि एक खातून वहाँ पे थी जिनके घर पे वो गई थी शायद चंदा मांगने के लिए या कुछ और, तो उन्होंने कुछ बुरा भला कहा था। आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस, बिकॉज यही है ना, देखिए हम कई चीज़ों को आज भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हम सब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश, लेकिन हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देख के कुछ और है। कईयों को हम आज भी कह रहे हैं झंडा चढ़ा है, उसके लिए जिंदाबाद, ये हमारा वजूद है, लेकिन अगर हम तारीख में देखें वो वाक़ा वो ऐसा नहीं होता है ऐसे। इसलिए आई एम नॉट अ विटनेस टू दिस इंसिडेंट। मैं कह रहा हूं लेकिन एक चीज बताऊं, बट दे वर बिहाइंड द बार्स फॉर 12 years, 11-12 years, जो इसमें मतलब एग्जैक्टली ऑल ऑफ देम 4 या 3 बॉयज वर बिहाइंड द बार्स, वो जेल में रहे। हाँ, तो यही मैं कहता हूं ना कि ये इज गुड। इख्वान में अगर किसी ने गलत किया है, either he landed in jail or he died. Same should have happened to those people who have done this type of acts. Right. अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप नज़दीक से आपने मुशाहिदा किया इन चीज़ों का। 1996 से पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब जो पहला काउंटर, इससे पहले 90 से 94 तक अनऑर्गेनाइज्ड काउंटर इंसर्जेंसी थी, इंसर्जेंसी के साथ साथ जो चलती थी। उसके बाद 1994 में एम एन सब्रवाल जिस वक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, तो उन्होंने दाग बेल डाली STF स्पेशल टास्क फोर्स की, जो बंद में जिसको आजकल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप कहते हैं। इस वक्त कोई सरकार यहाँ पे नहीं थी, 1994 की ये बात है। उसके बाद उसी एंड में और 95 में ऑर्गेनाइज्ड ये तरीके से ये जो इख्वान और उसके बाद मुस्लिम मुजाहिदीन भी जो साउथ कश्मीर में बहुत सारे छोटे जो ग्रुप्स, ये कुछ ग्रुप्स इसमें बन गए, तो एक काउंटर इंसर्जेंसी शुरू हो गई। उसके बाद 96 से 2002 तक जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट थी, इसमें भी इनको एक किस्म का इखलाकी सपोर्ट मिला। इखलाकी सपोर्ट इस एतबार से कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार कहते थे कि ये दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के कैंपों पर बमबारी करनी चाहिए वगैरह, जो उन्होंने 2002 के इंतखाबात के बाद वो ज़बान उन्होंने बंद कर दी है। लेकिन एक इखलाकी सपोर्ट मिला। जावेद शाह को उन्हें लाया पार्टी में, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना देगा। हम 96 के इलेक्शन की तरफ भी आना चाहेंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो मिलिटेंट्स थे, एक्स मिलिटेंट्स वगैरह, इनको नहीं आना चाहिए था पॉलिटिक्स में, या उनको आना चाहिए था? व्हाई नॉट? आना चाहिए था। Who barred them not to contest elections? Is there any provision for that? If they are not involved in heinous crimes, if they are, अगर वो heinous crimes में involved है, एक तो उनको लड़ने का हक नहीं है, नंबर 2 लोग उनको खुद ही सजा देंगे। देखिए जब 96 इलेक्शन हुआ, आई वाज नंबर 2। 92 इलेक्शन में जावेद साहब मेरे खिलाफ थे, मैं उनके खिलाफ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, मैं आज़ाद था, आज़ादी, मैं जीता, वो हारा, बाकी कांग्रेस के भी थे और भी थे जी। तो ये लोगों के ऊपर डाल दिया, लोगों को पता है किसने क्या किया है, वो उस चीज़ को देख के आगे बढ़ाते हैं।
1996 के इलेक्शन है, इसमें मैंने मोहम्मद अकबर लोन जो मुंतखब हुए 2002 में, लेकिन 96 में उनको वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, ये हार गए हैं और कोका परी वहाँ से जीते थे 800 कुछ संबल सोनावारी से। yes. उसके बाद मैंने उनसे जब बात की, वो डिप्टी स्पीकर भी बाद में बने, तो उन्होंने कहा कि मुझे हराया गया। वो उनके कहने के मुताबिक आर्मी का सपोर्ट था कोका परी को और दबाव डाला गया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे कि आप एक सीट छोड़ दें अवामी लीग के लिए। क्या ये बात सही है? देखिए, उनके ऊपर दबाव क्या डाला गया वो दूसरी बात है। डॉक्टर फारूक साहब को 96 में हमें भेज दिया गया उसके घर में दिल्ली में कि आप इलेक्शन में आ जाओ। हमें उस वक्त के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था। तो अब वो कहानी अपनी जगह पे, वो मैं कभी आपको नरेट करूंगा किस तरीके से उसने कि 90, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में उनने हिस्सा नहीं लिया था जी 96 वाले जी। जो हाँ, अप्रैल या मई में था 96। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट अक्टूबर में नवंबर में असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है नेशनल। मैं आई विटनेस टू इज रिपोल अगर नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में अकबर साहब ने शिकायत की थी, यहाँ वोट बोगस वोटिंग हो गई। उसके बाद 2 पोलिंग बूथ में रिपोल हुआ। रिपोल वही 8 से कुछ वोट से जीत गया। अगर सिस्टम का सपोर्ट होता फिर मुझे क्यों है, आई नो व्हाट दैट 96 इलेक्शन वाज, असेंबली इलेक्शन। अब मैं पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आई नो हाउ मेनी एग्स वर पुट, जिनका आपने नाम लिया उनके बास्केट में। आप खोल सकते हैं, इसमें कोई, मैं कहता हूँ ये देखिए कुछ चीज़ें सबको पता है। 96 आई वाज विनिंग फ्रॉम बांडीपोरा, आई वाज मेड टू लूज, मे बी बिकॉज दे डोंट वांट टू ट्रस्ट मी दैट टाइम। कहते नया नया यहाँ से आया वहाँ से आया, पता नहीं क्या बैकग्राउंड है। अदरवाइज लोगों ने मुझे 96 में वोट दिए। एंड आई नो हु केम टू मी, यू नो Apaji Alor was the IG BSF that time. I hope you remember this. He came and in the early morning, once the voting was over, next day early in the morning मेरे हम गेस्ट हाउस में आए, गेस्ट नंबर 1 में मैं और कैप्टन टिक्कू साहब बैठे थे। उसने कहा कप्तान, बिकॉज वो उसका बैचमेट या कुछ था उसके वक्त, कप्तान साहब टक टक टक, मुबारक हो योर कैंडिडेट फ्रॉम बांडीपुरा इज थ्रो। लकीली ही इज स्लीपिंग हियर। आई नो क्या हुआ उस इलेक्शन में, लेकिन कुकपरे को इलेक्शन किसी की वजह से नहीं जीता। वो पता नहीं बेचारा तुक्के में, बिकॉज उस वक्त उनने क्या किया था, बहुत द्राड़ डाली गई थी हमारी पार्टी में। उन्होंने हमारे 2 टुकड़े कर दिए उस वक्त 96 में। जावेद शाह साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पक्ष में लिया, क्योंकि उनको लगा एक पॉलिटिकल प्लेयर खड़ा शायद जिंदा हो, यहाँ एक पॉलिटिकल प्लेयर इस पॉलिटिकल सिनेरियो में नया आ जाएंगे, मैं आ गया शायद, जो हमें हमारी सियासत को थ्रेट है। बिकॉज वी वर अदर्स, आई डोंट थिंक दे आर सो ट्रस्टेड फॉर द दिल्ली। They have been trusted friends of Delhi. We have seen in 2024 election also. So they depend on them. हम इन इलेक्शंस की तरफ आएंगे, लेकिन अभी एक सवाल हमारे जहन में है, वो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि 96 से 2002 तक इनको सरकार का एक इखलाकी सपोर्ट भी मिला। No, I don't think लास्ट में नहीं देखा तो जब इलेक्शन आया डॉक्टर फारूक साहब ने क्या किया, he put his Kukupare's brother into jail. He was that time 76 years old with this allegation that he has raped girls, ladies in 3 areas. बानहाल में, बारामूला में, पटन में। किस साल में? ये तो मैं 2002 से पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ या 2002 में। Exactly. Where was the patronage? You know, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जब गाली देनी है तो इखवान को, कोई भी उस तरफ बोल नहीं पाता था। ये चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हो, चाहे हुर्रियत और मिलिटेंट्स और ISI, पाकिस्तान का तो कह ही नहीं सके, बिकॉज उनका तो एजेंडा था। उनको जो बेचारे यहाँ जरूरी बेगुनाह मरते, उनके जाके फूल पे डालना था कि ताकि 10 और पैदा होके और मरेंगे। लेकिन आई ब्लेम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन एंड द नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ऑफ दिस प्लेस, जो हमेशा एक ही बात, इखवान जातियाँ उनके ऊपर डालो। येस, इखवान वाज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कंपेयर टू द पीपल दोज हु सरेंडर्ड टाइम टू टाइम, दे वर नॉट द इखवान। जो कुकपरे के साथ थे वो थे इखवान, जो बाकियों के साथ थे वो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स थे। दिस वाज नॉट अ सरेंडर्ड ग्रुप। तो सबको एक ही तो बात किसने दिया ना, उसको इखवान बोलते थे, चाहे वो आर्मी के साथ इंडिविजुअली किसने गलती की इखवान के, ये इखवान, ये है नावदी, ऐसा है। एग्जैक्टली, कोई भी नाम दो, सब के सब नहीं थे, ये नहीं था। राइट। अब एक सवाल ये है, वो ये कि 2002 के बाद एक रिमार्केबल डिफरेंस वो ये कि सितंबर 2003
13 सितंबर 2003 कोकापरे जा रहे थे एक इवेंट में, जो मेरे ख्याल से आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, एम्बुश लगाया गया, उनको वहाँ पे हलाक किया गया। आई थिंक 2002 इंडिया 2003 13 सितंबर 2003। हाँ, उसके बाद 15 दिन के बाद 28 सितंबर 2003 ग्रीनवे होटल पे श्रीनगर में मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया, जिसमें जावेद शाह मारे गए, दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंटर इंसर्जेंट जो थे। तो इस तरह से जो भी कोई नाम था काउंटर इंसर्जेंसी का, ये सारे के सारे लोग मुफ्ती साहब के दौर में मारे गए। और इसके बरक्स पैरेलली हिजबुल मुजाहिदीन दूसरे ग्रुप्स फिर मुनज़्ज़म हो गए और उनका कब्जा हो गया हजन पे भी, सारे इलाके पे भी। ये कैसे हो गया? ये एक सवालिया मार्ग है, उसका जवाब आपसे चाहेंगे ना। देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देयर आर सम इश्यूज विच आई कैन नॉट टेल यू इन योर कैमरा। हमें रिग्रेट्स इस चीज़ का है, डॉक्टर फारूक साहब ने एक गलती की, वही कि लास्ट में कोशिश की कि इनको दबाव तो हो सकता है उससे हमें कई सीटों पे लाभ मिले, आता है कि उसमें मैं निकल गया, वो हार गया, मतलब वही जो सो कॉल्ड सेंटिमेंट वोट जी। तो ये एंड दैट टाइम इखवान वाज द आर्मी नॉट द कोकापरे, अनलेस दे वर ब्लेम। अगर उस वक्त कुछ या कोकापरे को ब्लेम करने के बजाय उनको ब्लेम करने के, उनसे डरते, उनके वैसे उनके बारे में बाकी लोग बोलते, लेकिन वो डरते थे उन इखवानियों के बारे में जो आर्मी के साथ थे। इखवानी नहीं थे, सरेंडर्ड मिलिटेंट। कोकापरे का मरना अनफॉर्चुनेट इवेंट है। उसके पास बीपी गाड़ी नहीं थी, बीपी कार दी थी, लेकिन वो 1 साल पहले बैठल रिपीटेडली रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट मुझे कार बदल दीजिए। और अल्टीमेटली घर के बाहर जब वो इवेंट चल रहा था जहाँ डिविजनल कमिश्नर को आना था, स्पोर्ट्समैन मार दिया। वही जावेद शाह साहब का तो मुझे पता नहीं उसका क्या कारण हो गया, बट दिस वाज रॉन्ग। वो अपने दफ्तर पे थे, उन्होंने वतन नाम से एक अखबार खरीदा था, तो उसके वो पब्लिशर एडिटर वगैरह थे, तो वो वहाँ पे बैठे थे, तो मिलिटेंट्स आ गए, उन्हें फिदायीन अटैक वहाँ पे कर लिया। मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब थी वहाँ मैंने एक क्वेश्चन उठाया जी, कई लोग तो गुस्से हैं, मैंने कहा यू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट those who have done something for the nation, it was your responsibility to protect. मैंने कहा it is not the rest of the country. J&K दूसरा है, J&K को आप उस नज़र से मत देखिए। It's an unfortunate, it's a pain in the neck sometimes it's a pain in the full body. मैंने कहा right from 47 से onwards हमने देखा जम्मू कश्मीर की वजह से दिल्ली इस्लामाबाद में क्या हालत होते हैं। मैंने कहा अगर आप यहाँ, क्योंकि हवा कुछ और है, यू शुड हैव प्रोटेक्टेड योर पीपल। उस पर तो बेग साहब ने कहा मैं वहाँ गया, मुफ्ती साहब ने कहा मैंने भेजा, उस मैंने कहा इवन उनके मरने के ऊपर आप लोगों ने कोकापरे साहब के आपने उसको उस तरीके से नहीं रिजर्व कर रहा था, एक्सेप्ट आर्मी वांट हिज ग्रेव। किसी ने उसको ऑन नहीं किया, खराज अकीदत पेश नहीं किया। सही बात है। हत्या कि असेंबली में फिर मुफ्ती साहब ने मुझे कहा स्पीक। जब कोकापरे साहब की डेथ हुई तो उसने कहा बोलो। तो मैं स्पोक एज ए मिनिस्टर दैट टाइम, वहाँ हम चले गए थे। तो ये चीज़ें हुई है। देखिए मैं मानता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी सेटअप अलग है, लेकिन ये भी होना चाहिए ना, दोज हु हैव डन समथिंग फॉर द नेशन दे शुड बी रेस्पेक्टेड। वो बात अलग से है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि 96 से 2002 तक अरूज इख्वानुल मुस्लिमीन काउंटर इंसर्जेंस वगैरह का, और उसके बाद 2003 के बाद जो ही मुफ्ती साहब आए एज चीफ मिनिस्टर, उसके बाद इख्वानुल मुस्लिमून का जवाल और सारी काउंटर इंसर्जेंस का, जो मैंने 2 का नाम दिया, मैं और भी नाम गिन सकता हूँ। जो भी बिल्कुल पता है मुझे, एक चीज़ जानता हूँ, आई वाज अटैक्ड, जो भी लोग थे, आई वाज अटैक्ड। मेरी सुसाइड बॉम्बर तो मेरे पास मुझ पे ही चला। And I know where from they came from South Kashmir. They did not come from North Kashmir. इसका वो कुछ 3 तो मरे, एक शायद जेल में भी। तो ये Why they came from South Kashmir? हम आएंगे उसकी तरफ। तो ये क्या वजह क्या हुई कि पहले ये सर ऊपर नहीं उठाते थे, बाद में उन्होंने इस तरह से एक तो सफाया कर दिया बहुत सारे लोगों का, और उसमें जो कुछ लोग रह गए तो वो गायब हो गए, और उसके बाद वापस जिन लोगों को कल्ला कमा किया था इख्वानुल मुस्लिमीन ने, वो फिर नमूदार हो गए, और कई साल तक फिर उनका ही वहाँ पे दबाव रहा। मैंने आपको ये बोला कि मेरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने इसकी जिक्र की, जिस पे काफ़ी अन्याय हो गए थे। आई ब्लेम पीपल फॉर दिस, व्हाई इट हैज़ हैपेंड, व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देम, व्हाई दे आर बीइंग किल्ड, गाजर मूली की तरह मारे जा रहे हैं। मैंने कहा अब आज पाकिस्तान नहीं मारा है, कोई और फोर्सेज बिहाइंड इट। तो उस वाई का जवाब और मिलिटेंसी वो सब एक किसी ने बात की मेरे बारे में, ही यूज्ड दैट पर्सन यूज्ड बैड, ही वाज
using bad foul language against me in the meeting in a Kashmiri उस स्टाइल में उसको लगा कि this is going to touch someone, this is touching us, तो उसने मेरे ख्याल में ना कश्मीर पे तो बकारे से वो हो खुदा वो हो पे में था तो इस वही का जवाब आपके पास है? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुनिया जानता है ये क्या है, क्या हुआ है। तो मुफ्ती साहब ने 3 साल के बाद ही ना 6 साल का था उसका, हाँ 3 साल ही 3 साल ही मिले ना फिर जी हाँ। बाद में आपने जिक्र किया अपने ऊपर हमले का और मुफ्ती साहब के दौर में भी, जिस वक्त आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, मेरे ख्याल से बीच में फाइनेंस के भी थे शायद, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के थे, राइट। तो इस वक्त जिस वक्त ये ट्रांजिशन हो रहा था उस मौके पर 18 अक्टूबर 2002 को पहले मिनिस्टर डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपने घर पे मारे गए। 2005 की बात है, 2005 18 अक्टूबर 2005 जिस वक्त ये ट्रांजिशन होने वाला था, तो उस वक्त पहली बार कोई मिनिस्टर अपने घर पे मारा गया, डॉक्टर गुलाम नबी लोन, ये जो थे संग्रामा वाले वहाँ पे तुलसी बाग में जो मारे गए। उसके बाद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हलफ ले लिया तो उसी दिन मुफ्ती साहब के घर के आसपास वो रॉकेट हमला, और उसके बाद 14 नवंबर को श्रीनगर के एक जो यहाँ पे बिजनेस हब है वहाँ पे एक फिदाइन अटैक, उसके बाद 15 नवंबर को गुलाम हसन मीर के जलसे पे टंगबर्ग में अटैक जिसमें 6 लोग मारे गए और 90 लोग जख्मी 16 नवंबर मुझे जख्मी हो गए, और 16 को आप पे अटैक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर, एग्जैक्टली मुझे याद है 16 नवंबर 2005। ये एक बिल्कुल एक तसलसल के साथ एक सीरीज, ये सीरीज कैसे ये सारी मुमकिन होगी? वहाँ डॉक्टर साहब के बजाय वो मारने गए थे तारगामी साहब को, जी हाँ, और हाँ, डॉक्टर साहब बेचारे बन गए वहाँ टारगेट उसमें। उसके बाद वो यूज से कि यहाँ माहौल में तारगामी साहब, गुलाम हसन मीर साहब और हकीम साहब के बहन को भी मारा ना, हकीम साहब के रिश्तेदार को भी उस दौरान मारा, वो तो उसकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं। तो ये वो यूज से कि यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। आप पे जो हमला उसमें 4 लोग मरे थे और 72 लोग जख्मी हो गए थे। 72 4 नहीं बल्कि 7 मरे थे शायद, 4 या 7 मेरे ख्याल से 4 लोग, 4 खबर तो चली थी 10-12 की, लेकिन वो जो टेलीविजन पे चल रहा था वो बात सही नहीं थी, 4 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो कैसे हो गया था? पहले वो गाड़ी टकराई ना, वो गाड़ी से मारुति गाड़ी टकराई। मैं आई वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट, द मोमेंट आई लेफ्ट होम आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ फोन पे, शायद ये कान यहाँ वो RDX का फ्लूम यहाँ जाता, फ्लूम जो उसके यहाँ कान था, उसके चिथड़े उड़ गए फ़ोन के, तो धमाका डम, गाड़ी मैंने देखी सीधी, इसने टकराई मेरे, गाड़ी टकराई। इन्होंने तो इसको फिदाइन हमला था, इन्होंने ये फिदाइन सुसाइड बॉम्बर था, इन्होंने इसको नहीं किया, उन्होंने इसको सुसाइड बॉम्बर दिया ही नहीं नाम, कह रहे थे अचानक आ गए, अचानक कर गए, बट समबडी हैज टोल्ड मी बी केयरफुल, आपको खतरा है, केयरफुल, बट आई वाज थिंकिंग कि मुझे बांडीपोरा में प्रॉब्लम, वायर आई यूज टेक मोर प्रिकॉशन, श्रीनगर में नहीं है। हाँ, तो ये जब उठा मेरा इंजन गया, बॉनेट गया, आई साहब ने बॉनेट गोइंग, बॉनेट ने उसके 2 चीर कर दिए गार्ड। आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी या? बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, कार थी, एम्बेसडर कार। तो कहाँ जा रहे थे आप उस वक्त? मैं बांडीपोरा जा रहा था, श्रीनगर से अपने घर से, एग्जैक्टली। तो वहाँ जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये आपका पीछा कर रहे थे या एम्बुश में? नहीं, वहीं गाड़ी निकली उधर से चिनार के साथ। अच्छा, एम्बुश में थे? था एम्बुश, लगे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। माहौल उस वक्त फिर दोबारा ऐसा क्रिएट किया गया था ना, वहां उस वक्त कहीं उनको देखे, यहाँ क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, अपीजमेंट क्या होता था, अपीजमेंट होता कि भाई साहब आप उनको अपने साथ लेते था तो स्ट्रेंथन योर पॉलिटिक्स, लेकिन वो आपको अपने साथ ही ले जाते थे, अपनी आइडियोलॉजी के साथ। वो माहौल उस वक्त तक बन चुका था यहाँ। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ गए, वो माहौल था, उस वजह से खुलेआम ये चीजें हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कश्मीर के मिलिटेंसी का खतरनाक दौर आया है दोबारा। तो उसका यही हुआ जब मुझ पे, तो फिर मैं देखा, ऐसे खिड़की खोली, मैंने कहा मैं बच गया हूँ। तो मेरे सरदार ड्राइवर था, सरदार बेचारा क्या, हाय मेरी दाढ़ी, मैंने कहा खुदा के बदले तू तो बच गया, तू दाढ़ी की चिंता। 2 PSO मेरे बहुत बाहर गिरे थे, पीछे एस्कॉर्ट, आगे एस्कॉर्ट, वो सब जख्मी थे। और फिर हम निकले बाहर, इस दौरान खिड़की भी गिरी और शीशे टक 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 गिरने शुरू हो गए। अगर वो शीशे भी हमारे ऊपर पहले गिरते, उस बुलेट प्रूफ शीशे से भी हम मर जाते। तो मैंने दुआएं देखा, ऐसे कौवे ऐसे गिर रहे थे, टाक टाक टाक, तो सब कह रहे थे खत्म है, मर गया।
Then we were taken to hospital. This is the event which has taken place that इसमें time. सुसाइड बॉम्बर भी मर गया था। उसके तो कार के टुकड़े नजर नहीं आए, अच्छा, उसका इंजन कहीं कहीं बोल्ट वगैरह कुछ, धमाका इस हद तक का था। मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने मुझे बचाया, लेकिन उसका जो डायरेक्शन थी वो इससे गई। अगर हम इसको ऐसे देखें कि टेक्निकली देखें कि मेरी गाड़ी के साथ लग के ये क्यों नहीं हुआ, जो इसके अंदर बम था वो ऐसे डायरेक्शन में चला गया, इस वजह से उसने मेरा बॉनेट और मेरा गाड़ी का इंजन ले गया। तो इट वाज अ प्रोविडेंशियल एस्केप। हाँ, ये तो बस वही क्या, अगर हम उसको ऐसे टेक्निकल टर्म, बाकी तो ऊपर वाला ही बचाने वाला वही है। मैंने कहा ना, बॉनेट से चीर गए, 2 टुकड़े हो गए। वो गेट कीपर जो था J&K बैंक का, उसके शीशे तमाम खत्म पूरे इर्द गिर्द। दिस हैपेंड एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड टू दोज पीपल हु आर टॉकिंग, भाई साहब हालात खराब हो गए यहाँ तो फिर उसी दिशा में जा रहे हैं, हम तो पूरे भेज गए इसको। तो उन लोगों पे कोई हमला नहीं हो रहा था जो आज़ादी और पाकिस्तान की बातें करते, जो ये बात बताते थे कि पाकिस्तान के साथ बात करो, बातचीत करो वगैरह, उन पे हमला नहीं होता था जो इसकी मुखालफत करते थे। हम सिर्फ ये कहते थे, खुदा के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में हम वो बात करते थे जी, पर्टिकुलर कश्मीर के बारे में। आपको लग रहा है कि अपीजमेंट का एक उनसर वहाँ पे मौजूद था हर दौर में, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में? एग्जैक्टली। उनको पे देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, दे डोंट वांट टू बिकम अकाउंटेबल। अकाउंटेबल तभी नहीं होंगे जब यहाँ परेशानी रहेगी, जब परेशानी नहीं होगी तो अकाउंटेबल बनेंगे ना। ये इनको पे करता है, इसलिए यहाँ परेशानी रहेंगे तब पाकिस्तान बोलना है, हिंदुस्तान को गाली देनी है, पाकिस्तान की तारीफ करनी है, उन लोगों की उन आइडियालॉजी जो इनविजिबल पाकिस्तानी व्हीकल्स यहाँ हैं उनको अपीजमेंट करना है। सेक्रेटरीट में सबसे ज़्यादा किन का चलता था? अब देखें ना, रिकॉर्ड देखिए ना, किन का चलता था। यहाँ आम लोगों के लिए जब हम बंदी थी उनकी नहीं चलती थी, यहाँ उन्हीं की चिट्ठियाँ, उन्हीं के टेलीफोन चलते थे जो वहाँ बाहर इनके आका बैठे थे, जो सेपरेटिज्म को यहाँ चला रहे थे। एंड दिस वाज अ फॉल्ट। वो डरते थे, उनके फ़ोन से डरते थे। तो इसलिए हम 2-4 लोग जो इसके ऊपर काम कोशिश, मतलब ये जो आप बता रहे हैं कोट एंड कोट अपीजमेंट, तो इसमें खौफ था या इसमें हमदर्दी थी? नो, ये बाय डिज़ाइन किया जाता था। बाय डिज़ाइन मीन्स बाय दिमाग में उनका कुछ यहाँ थे, बिकॉज बग इज हियर। अपीजमेंट तभी करते जब उनका बग यहाँ था। और खौफ तो आम इंसान की बात कर रहा हूँ ना मैं। आम सेक्रेटरीट में, मैंने सेक्रेटरी इसलिए कहा, सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं, आम इंसान बेचारा ऑफिसर है कोई, उसको जब उसका फ़ोन आए या उसके आका का फ़ोन आए, डरते थे। चिट्ठी आती थी, फला बड़े साहब ने भेजा है, इसका काम करना है। तो लेकिन मैं उनकी बात करना है, दे डिड इट बाय डिज़ाइन, दे वर डूइंग इट। क्योंकि क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं थी ना। आप देखिए, यहाँ कश्मीरियों को इस हाल में पहुँचाने वाले कौन लोग हैं? वही जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रस्टेड फ्रेंड्स रहे। खुद के लिए उन्होंने हिंदुस्तान ठीक है, और हमारे लिए हिंदुस्तान, आम इंसान के लिए हिंदुस्तान ठीक नहीं। ये आज के सेटअप में भी नुक्स है। आज के सेटअप में नहीं देखा 6 साल वो कितने कोसते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को कि चोर है, वो करेंगे। एक लास्ट में किस एक डिज़ाइन के तौर पे उनको लाया, क्योंकि उनके टेस्टेड हुई है ना। उस्मान इतना टेस्टेड नहीं है, आप इतने टेस्टेड नहीं है। वो तो उनने टाइम टू टाइम किया, और जो बात उनने आज तक उठाई है, क्या उस पर उनने कंप्रोमाइज़ नहीं किया? वो हिंदुस्तान के लाडले नहीं है तो और क्या है? जो भी इशू आज तक 1940 से जो उठाया उसको उस पर कंप्रोमाइज़ किया कि विद दिस के होना है। आज की बात आप देखें ना फयाज साहब, आज हम एक बंदा नेशनल कॉन्फ्रेंस में है जो ये कहता, भाई साहब हमने वोट लिए हैं MP साहब उनका, ये कह के लोगों को हम 370 वापस लाएंगे। आज देखो ना स्लोगन क्या है इनका, 370 को उन्होंने गोल कर दिया, मसला खत्म कर दिया। अब कोई 370 की बात नहीं कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो खलक से लोगों का उतार दिया। तो आज साफ कर दिया ना चीफ मिनिस्टर ने खुद, उन्होंने बताया कि ये बीजेपी ने हमसे छीना, ये वापस नहीं देंगे जब तक ये हैं, लेकिन इसलिए हम स्टेटहुड की वापसी का मुताबिक। लेकिन ये लोगों को क्या बोला जब इलेक्शन था? उन्होंने कहा कि 370 वापस। एग्जैक्ट, इस पे तो वोट लिए ना आप, कश्मीरियों को वोट ले लिया। अनफॉर्चुनेटली कश्मीरियों को ये समझना है, बहुत समझना है, क्योंकि हम इमोशनली आज तक हमने कभी सोच समझ के ये नहीं कहा कि हमारे हित में क्या, हमारे साथ क्या किया जाता है। ये जो 0.0001% लोग हैं, ये किस तरीके से बंदूक क्यों उठा, शोरिश क्यों उठी, ये उसको हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं हम कश्मीर के लोग। हमको सबक सीखना है इन चीज़। आज चोन एजत म्यून एजत स्टेटहुड, चोन एजत म्यून 370 मोकलियो, खत्म। इससे अच्छा कौन मिलेगा आपको? रजेफी बदल गया है गजल का, वही है। आज चोन एजत म्यून एजत स्टेट मोकलियो, स्टेटस में बासा खतरा अमी मूजूब क्या जाती लोगों ने अत कंप्रोमाइज जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
मैंने आपके बारे में बता दिया, आपने 96 का भी इलेक्शन लड़ा जो आपने जीता नहीं, उसके बाद 98 में भी मेरे ख्याल से आपने पार्लियामेंट इलेक्शन, यस आई वाज नंबर 3। उसके बाद 2002 में आपने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा और जीता बांडीपुरा से, और उसके बाद 2008 वाला हारा, 2014 वाला आपने जीता फिर, और कांग्रेस के टिकट पे 2014 से 2020 तक लगातार 6 साल आप कांग्रेस के साथ, 2018 तक, 2018 में टूट गए ना, 2018 तक, तो 14 से 18 तक 4 साल आप कांग्रेस के साथ वाबस्ता रहे। उसके बाद अलग क्यों हो गए कांग्रेस से? देखिए मेरे कांग्रेस के साथ इख्तलाफात हुए। एक तो मैंने ये देखा, वैसे मैं कोशिश मेरी ये रही है कि जहाँ कहीं रहा हूँ उस चीज़ की इतनी बात ना करें क्योंकि दिन गुजारे हैं लोगों के साथ, लेकिन थोड़ी मुख्तसरन ये कहूँगा, मैंने वहाँ देखा, वहाँ हाईकमांड कल्चर में लोकल पॉलिटिक्स, लोकल जो है लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको एक नए दशा देंगे, उसमें मेरा शौक़ था कि कांग्रेस यहाँ फैले, लेकिन मुझे नहीं लगा देर एनी स्कोप है, और लॉबीज़म इतना है, एक दूसरे के पीछे है। और फिर एक वाक़ा हुआ जिसकी वजह से मैं राहुल जी के घर से निकल गया वापस। क्या वाक़ा हुआ था? आई वॉज कॉल्ड देयर लेजिस्लेटर, 4-5 लोग थे, मैं, मूंगा साहब, मोहम्मद अमीन और भी कुछ 4-5 शायद वो भी था, और जम्मू से भी कोई था, 5 लोग थे हम, MLC और MLAs। वहाँ से उनने मुलाकात नहीं, बाकी को अंदर लिया क्योंकि एक साजिश की गई। मैंने वहीं कहा इट्स बाइट ऑफ कांग्रेस, अब मैं कांग्रेस में। फिर वो आज़ाद साहब, मैंने गोपाल जी ने अपने ऑफिस में बुलाया, वहाँ उसको बाई बोला। आज़ाद साहब ने बड़ी कोशिश की थी, फिर वो मैडम वगैरह वो भी आए, वो सेक्रेटरी मेरे पीछे आ गए, आधे किलोमीटर नहीं ऐसा मत कर। मैंने कहा ना सॉरी, आई डोंट वांट टू बी द स्लेव। बिकॉज बुनियादी वजह क्या हुई थी? इख्तलाफ किस चीज़ पे हुआ? इख्तलाफात, एक तो उन्होंने मीटिंग के लिए कॉल किया, फिर कहा नो हमने उनको नहीं बुलाया, वो अंदर से उन्हें साजिश की। इट वॉज इन ह्यूमिलेशन। अच्छा, पहले बुलाए और उसके बाद हमने कहा कांग्रेस वाज नॉट बिकॉज ऑफ, आई वाज नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस। बांडीपोरा में कांग्रेस बिकॉज ऑफ मी था। तो वरना वो 1200-1400 वोट आज भी अगर कांग्रेस को अलग करेंगे बांडीपुरा, तो आपको लगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, तो इस वजह आई डोंट वांट टू बी इस वजह से निकल गए। हाँ, निकल गए। तो 18 से 2020 तक, क्योंकि मार्च 2020 में अल्ताफ बुखारी ने इसकी दाग बिल डाली, तो उसके आप बुनियादी मेंबर्स में थे अपनी पार्टी के। तो 2 साल आप क्या करते रहे? 2 साल बस यही, लोगों का अगर कहीं मेरे से कुछ होता, कहीं परेशानियाँ, किसी पार्टी के साथ वाबस्ते नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस वक्त नहीं रहे। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल और है, 2020 से मार्च से 2024 अगस्त तक आप रहे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता, और उसके बाद अचानक आप निकल गए अपनी पार्टी से। जिस वक्त इलेक्शन की बातें चल रही थी, आपका बारे में सोच रहे थे शायद कि आप कैंडिडेट होंगे वहाँ से, बांडीपुरा से। और इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, इंजीनियर रशीद में कामयाब हुए थे, उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा वोट इंजीनियर रशीद ने लिए थे, 42,000 वोट। और मुझे मकामी लोगों ने बताया कि इसमें उस्मान मजीद और निज़ामुद्दीन भट्ट दोनों के लोगों ने इंजीनियर रशीद को वोट दे दिए। हम इसकी बात नहीं करेंगे इंजीनियर रशीद वाले इलेक्शन 2024 के असेंबली इलेक्शन की जो सितंबर अक्टूबर में हुए, इसकी क्या वजह हुई? आप अपनी पार्टी से अलग क्यों हो गए? देखिए, मैं तो वैसे हमारे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी बांडीपोरा में इलेक्शन से पहले, जहां हमने अनाउंस किया हम पार्लियामेंट इलेक्शन बारामूला से लड़ेंगे। तो वहाँ कुछ कंफ्यूजन भी हो गया, लेकिन वी हैव डिसाइडेड वी विल कंटेस्ट लोकसभा वाला इलेक्शन। यस, उसमें हम ये डिसाइड हुआ था कि अपनी पार्टी का कैंडिडेट होगा। यस, नॉर्थ कश्मीर से। तो हमने इसलिए कहा हम अपनी पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी का अभी कार्डर नहीं है, विल ट्राई टू मेक द कार्डर बेस्ड पार्टी। तो अभी तब तक तो हमारे ऐसे ही जो लोग हमारे साथ, क्योंकि इलेक्शन की बुनियादी होती है कार्डर बड़ा। तो इस पर लास्ट में ये हुआ, कंसेंसस नहीं हुआ। कंसेंसस मतलब क्या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ पार्टी के अंदर, नहीं जी हमको सपोर्ट करना है किसी को, सजाद साहब को सपोर्ट करना है। मतलब ये कोई हिदायत थी पार्टी में? आई डोंट नो कहाँ किन को क्या हिदायत, जिसमें मीर साहब बड़े एडमिट थे कि हमने एडमेंट थे कि नहीं ये अलग से लड़ना है। नहीं, अपनी पार्टी को लड़ना नहीं, हमारे पास सपोर्ट करना है। बाकी सब जितने भी बारामूला के हमारे उस वक्त पार्टी के साथ लोग थे, सब उन्हें कहा हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तो गुलाम हसन मीर और अल्ताफ बुखारी ने यह कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनीलों, जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया था कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर से, उनको सपोर्ट करना है, ये आप बता रहे हैं। यस। तो आपको इस पर एतराज़ था? मैंने उसी वक्त उसको ट्वीट लिखा था, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। ट्वीट नहीं, सॉरी, ये खुफिया लिखा था, वो मेरे पास मौजूद भी है। खत लिखा था? हाँ, नहीं, इसमें लिखा था, ये टेक्स्ट किया था जी। मैंने कहा था आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस पार्टी बिकॉज अब मैं बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन लोग दे विल ब्लेम मी कि उस्मान की वजह से हो गया। उसके बाद मैं फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में कंपेनिंग भी की,
बांडीपोरा में सजाद साहब का बहुत बड़ा जलसा किया, लेकिन एक हवा सा बन चुका था, हवा सा क्रिएट किया गया था किसका, दिस इंजीनियर साहब का। तो इसमें लोगों ने सबको वोट, और हम जब कंफ्यूज हुए, वही लोग जो मुझे कहते हैं कि हम अपने लड़ेंगे, तो आई थिंक उन्होंने भी वोट डाल दिया उसको। ये बात सही है? हाँ, फैक्ट है। आपके लोगों ने? मैंने नहीं बताया किसी को। आपने नहीं बताया? बट निजामुद्दीन भी यही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं बताया, लेकिन लोगों ने इंजीनियर रशीद को एग्जैक्टली वो किसी ने किसी को बताया नहीं, उन्होंने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको वोट डाले। क्या आपको लग रहा है क्यों लोगों ने वोट दिया इंजीनियर रशीद को? सज्जाद गंजलों को क्यों नहीं दिया, उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं दिया? उसको तो उस वक्त ये कहते हैं कि दिल्ली का कैंडिडेट है। किसको? इसको सयाद साहब को। तो इसको बोलते थे रशीद साहब जो बोलने में होता है, बोलने में बहुत कुछ बोलता है, शायद ये कुछ है कि अलग से बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी का, क्योंकि 370 की वजह से ना, 317 एब्रोगेशन की वजह से लोगों के दिल में बहुत उस चीज़ का मलाल था। तो एक जज्बा बन चुका था जो एक्सप्लॉइट किया इंजीनियर रशीद ने लोकसभा वाले इलेक्शन में। और कुछ ही महीनों के बाद जब असेंबली वाला इलेक्शन हुआ, तो इंजीनियर रशीद जिसने 18 में से 14 सेगमेंट्स में सबकत हासिल कर ली थी, और वो एक ही सेगमेंट पे महदूद रह गया लंगेट तक। और मुझे लग रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में वो सीट भी आ जाती तो वहाँ भी मुझे शक ही लग रहा है असेंबली इलेक्शन में। तो मीन्स के 18 में से 18 के इनसे हाथ से निकल जाते। तो ये क्या 3 महीने में क्या तब्दीली? एग्जैक्टली लोगों को लगा कि इसके शायद बीजेपी के करीब है, बीजेपी के साथ है, वो उसको इस्तेमाल, वो शायद उनने सोचा कि उस वक्त हम समझ नहीं पाए पार्लियामेंट इलेक्शन में चीज़ें, दे गॉट एक्सपोज, कुछ हरकतें ऐसी हुई। ये मैंने कहा ना कि दिस इलेक्शन कॉन्स्पिरेसी की है लोगों बिहाइंड द कर्टन्स टू इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वरना वो चीज़ें जो ब्लंडर्स वक्त की गई ना, जिसके हम भी शिकार हो गए, वो करने की जरूरत नहीं थी। मतलब कॉन्स्पिरेसी कहाँ से? एक हवा चल गई कि ए बी सी ये दिल्ली वाले हैं और ये डी वाले यहाँ के हैं। एक वहाँ जाके दिल्ली में बैठ के एक स्ट्रेटजी हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम कहते हैं पाकिस्तान में डीप स्टेट ये करती है, वो करती है। मुझे लगा यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डीप स्टेट के तौर पे है, जिनने इस इलेक्शन में रोल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जताना, नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आपको इस 370 को मोहर लगाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो कहते हैं कि हमें हर मौके पे शिकार किया गया, डीलिमिटेशन में जरीमेंडरिंग की गई, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को बदला गया। खुद आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के नज़दीक सुमल सोनावारी से 18,000 वोट काटे गए, वो आपके एरिया में चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरे नहीं काटे गए, 26,000 जो उनके एरिया में डाल दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं नहीं विक्टिम हूँ उस चीज़ का। वो कह रहे हैं कि हमें हराने की हर मुमकिन कोशिश की। यही तो उनका तरीका रहा है ना, कि वो हमेशा लाभ लेते रहे और क्रिटिसाइज करते रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगर ऐसा होता तो 6 साल जो बीजेपी, उसमें होम मिनिस्टर साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी है, हर कोई है, बीजेपी पूरी इन्वॉल्व, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितने कोसते रहे, ये चोर है, वो है, तीनों फैमिली ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया, लूट लिया है। इन रिटर्न डिड दे डू एनीथिंग, हैव दे डन एनीथिंग अगेंस्ट देम? कोई चीज़ उनको किया उनके खिलाफ? आप बताइए ना। वो क्या था, कश्मीर में इससे जज्बात उभरते गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमदर्दी लगातार बढ़ती गई। वो एक उनका साजिश था। दैट इलेक्शन वाज कम्युनल, regional, religion. All the 3 factors were involved in 2024. And BJ1 होम मिनिस्टर साहब या कोई साहब वहाँ आए, वो कहे कि इस बार हमने चीफ मिनिस्टर बनाना है हिंदू, और वो भी जम्मू का बनाना है, वो भी हिंदू बनाना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड लोग क्या कहते हैं। ये इट वाज कॉन्स्पिरेसी। कश्मीर जैसे इलाके में इससे फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है। वही चीज़ें उनने की ना लगातार 6 साल में, और हमें ब्लेम किया, जबकि हमारा कुछ नहीं था कि हमारे साथ ये इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे साथ है। मतलब रिवायत वही है कि दिल्ली के खिलाफ जो बोलता है और दिल्ली जिसको अपनाती है तो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, और दिल्ली जिसके खिलाफ बात करती है उसको यहाँ पे वोट मिलता है। लोगों ने इस बात को सही माना, और वही तो हुआ ना, जिन लोगों ने इसको जस्टिफाई दिल्ली में कन्विंस किया कहीं पावर कॉरिडोर्स को कि नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यही 370 को कल मोहर लगा सकते हैं, एंड दे आर प्रूव्ड राइट टुडे। वो जो लोग हैं वो आज कह रहे हैं देखो जी हमने बोला था, एंड वो दे डिड इट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। और क्या, अब स्टेट की बात है, स्टेट की बोली है, उसमें भी शायद कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको ये लग रहा है कि लोग मायूस हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से? देखिए, लोगों को सोचना चाहिए, जब भी कोई मौका मिलेगा जहां उनको नुमाइंदा अपने फ्यूचर के लिए, अपने काम के लिए बनाना है,
पहले देखो हमने किस लिए इसको बनाना है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जज्बात में आने के बजाय आपको ठंडे दिल से अपने लिए चले हैं ना जज्बात ही 1947 से देखिए आज की देखिए हम ब्लेम करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, वो पढ़े लिखे नहीं थे, सब शेख साहब के बातों में या किसी और लीडर के बातों में आते। आज तो पढ़ाई है ना आपकी, ये सब कुछ हाथ में, ये सब कुछ है। आप कुछ भी देखना चाहते हैं, उस्मान की आंख कैसी है, नाक कैसी है, बाल किधर, ये तो आपको सब कुछ वहाँ बता देगा। मेरी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी आपको बता देगा। तो आपको जज्बात में आने की क्या, आप पढ़े लिखे हो। अगर हम आज भी ये गलतियाँ करेंगे तो मुझे लग रहा है लगातार हम पिटते जाएंगे। विल बी पुनिश्ड इन फ्यूचर आल्सो। आपने एक ये वजह बता दी कि पीपल्स अपनी पार्टी के साथ इख्तिलाफात इस बात पे हो गए कि हम लड़ना चाहते थे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन, जो अल्ताफ बुखारी ने लड़ने नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा भी एक इम्प्रेशन ये उस वक्त चला गया था कि आप बहुत ही रजिस्टर कर रहे हैं, आपको इससे इख्तिलाफ है, जो अल्ताफ बुखारी ने एक सिलसिला किया था शुरू जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का, और आप ये बताते रहे अपने लोगों को कि अब हमें क्या फ़ायदा है, हम जिस आइडियोलॉजी के मुताबिक चल रहे थे उसके बरअक्स सारा चल रहा है, अब हमारे लिए वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई खत किताबत भी शायद हुई है आपकी अल्ताफ बुखारी के साथ। क्या एक वजह यह भी है कि आपको इससे मैं जमात इस्लामी के और ये नहीं हूँ, लेकिन देखो हमने फेस करना पड़ेगा। एक वक्त था जब हम भी वो बातें करते थे, लेकिन अर्ली रिटर्न हमने किया। हमने कहा इस खून खराबे को यहीं रोको, लेट्स फेस द रियलिटी। हम चाहेंगे आज भी लोग आते हैं, वो भी आप 30 साल 25 साल या 30 साल 35 साल 32 साल लगे लोगों को ये समझने में जो बात हम कर रहे थे उस वक्त। 32 साल के बाद आज हर कोई बोली बोलता है ना। अब जमात इस्लामी बोलता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अपने आपको ये कहते थे हम ही सब कुछ है, अब सब लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार की कुर्सी, क्योंकि लेट हो गए। तो लेकिन जो चीज़ें पीछे हुई है ना, कल मैं किसी को बोलूँ भाई साहब आप यहाँ आ जाए मेरे साथ में खड़ा रहिए, तो लोग तो मेरी बात पे फिर मेरी उनकी पुरानी सियासत में फ़र्क क्या है। दिस इज़ फैक्ट। आई टोल्ड हिम कि आप लोगों की तरफ देख लो, लोगों ने जख्म बहुत खाया है यहाँ। उन्होंने क्या बताया? वो चाहते थे, कहता है इनको भी मेन स्ट्रीम में लाए, उनका अपना सोच था, मेन स्ट्रीम में लाने दो, अच्छी बात है, वो आएंगे। पहले ये हुआ कि उनमें से कोई एक भी नहीं जीता? कोई नहीं, हम में से कोई नहीं जीता ना। हमने अपनी पार्टी से भी कोई नहीं जीता, और जो लोग जमात इस्लामी के नाम पे आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए उनमें से भी कोई नहीं। सजाद साहब जीतने के बगैर किसने जीता? बाकी तो मुझे बताएं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा बदकिस्मती से, तो इसमें हम सब बह गए क्योंकि लोगों ने सज़ा दे दिया। दे डिड नॉट एक्सेप्ट अस। ये चीज़ तो हमको सोचना चाहिए ना, आगे भी ये चीज़ आगे सोचना चाहिए क्या होगा, क्योंकि लोग इतने भी नहीं हैं कि आसान तरीके से इन चीज़ों को जहन से निकालेंगे। तो अभी आपका क्या इरादा है? कोई पार्टी बना रहे हैं या आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं? आपका क्या रोल रहेगा पॉलिटिक्स? मैं आपको फयाज साहब, अगर मुझे लगा कि यही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जो कांग्रेस के दौर में हुआ, तो हो सकता है किसी स्टेज में किसी न किसी स्टेज में मैं शायद उसको बाय बाय करूँ। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस वाली पॉलिसी बीजेपी भी चला रही है? इट्स ट्रू, सेम नाम दिए बगैर वही है। तो अभी तो वही है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे फ़र्क बताएं ना क्या है। तो इस वजह से आप किसी पार्टी मैं नहीं किस पार्टी में जाऊंगा? मैंने देखा है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस जी। I don't want to justify it again to my coming generations. What I have done, you should also do it. तो बीजेपी का दावा यही है ना कि हम वायलेंस का कला कमा कर रहे हैं, वो लोगों को मुलाजमतों से निकाल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, हर चीज़ जो वो कर रहे हैं, और इसके लिए क्रेडिट भी ले रहे हैं, वोट भी मिलते हैं उनको अक्रॉस द कंट्री। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो इस बारे में सही दावा कर रहे हैं? डू यू नो भैया साहब, जब हमने अपनी पार्टी बनाई कब 96-95 में, जब इखवान का दौर था, हमने कहा लेट्स कार्व आउट पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ इट। ये मेरा आइडिया था। उस वक्त हमने ये तय किया था जो गलत हुआ है हम सच सच बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि इस रास्ते पे मत जाइए, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वो लड़ाई लड़के आज तक यहाँ आया हूँ, और अगर मैं फिर उसी पार्टी में जाऊँगा अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए, ऑफर तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर साहब ने बोल दिया आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रेड कारपेट इज़ देयर। मुझे कांग्रेस ने इतने ऑफर किया, निज़ाम साहब के बजाय मैं एमएलए होता। तो आप ये बता रहे हैं कि एक कन्वीनियंस वाली वायलेंस को अभी भी लेजिटिमेसी मिल रही है? आम आदमी को स्पेस देनी है,
आम आदमी को स्पेस कहाँ मिल रही है? दावा करने से नहीं होता. यू हैव टू गिव स्पेस टू द कॉमन मैन इन द पॉलिटिकल सिनेरियो. If we are not able to change the political discourse of the place, situation will remain the same for coming years. बहुत देर तक. I don't know what's going to happen geopolitically now in the coming days. Are we fully equipped to defend ourselves, our region, with the country? क्या हम इस कन्विक्शन हमारे पास है ऐसा कि हम जाके खड़े कहेंगे ये है? There is confusion at every step in the mainstream politicians' minds. उस्मान मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज हमारे मेहमान रहे, हमसे बात की, दिल खोल के बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, ये थे एक सरकर्दा सियासी लीडर जो पहले मिलिटेंसी से भी वाबस्ता रहे थे कुछ साल, और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 2 बार रहे और मिनिस्टर भी रहे 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में. उस्मान अब्दुल मजीद बांडीपुरा के रहने वाले आज हमारे मेहमान थे पाकिस्तान में. अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे. तब तक के लिए इजाज़त.